देखिए 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द ब्रिटिश इंडिया रूल. कंपनीज रूल नाउ permitted on the place of company's rule now British India rule began. शुरुआत हो गई ब्रिटिश इंडिया रूल की. लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए, 1857 में एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था. और उस स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था. नेशनलिज्म वाज द बिगेस्ट इशू बिकॉज उस ब्रिटिश कंपनी सिस्टम्स जो मूवमेंट था वो यही था कि उस, चाहे उनका सोशल सिस्टम हो, चाहे उनका पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे उनका इकोनॉमिक सिस्टम हो, उसको रिप्लेस किससे किया जाए? उसको रिप्लेस किससे किया जाएगा? जो हमारा नेटिव सिस्टम होगा. बट डिस्पाइट दैट, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड स्ट्रेटजी, जो स्वतंत्रता संग्राम वाले लोग थे वो हार गए. क्या हो गया? लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गई बात, ये आज बेशक ये हार गए हैं लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है. बिकॉज इस मोमेंट में जो सबसे बड़ी बात थी वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी. क्या थी? हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक बहुत बड़ा इशू था ये. और दूसरा इशू ये था कि आप एक आर्थिक संगठन के माध्यम से राजनीतिक काम नहीं कर सकते हैं. बिकॉज कंपनी वॉज प्योर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन टाइम टू टाइम इट वॉज ट्रांसफॉर्म इन द पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. डिस्पाइट दैट, कंपनी वॉज नॉट फुली कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी फिर भी पूरी तरह से राजनीतिक संगठन नहीं बन पाई. शासन करने के लिए कंपनी उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि अगर चार्टर में आर्थिक शब्द लिखा हुआ है, इकोनॉमिक वर्ड लिखा हुआ है, तो पॉलिटिकल वर्क उल्टी आ जाएगी. भाई आप ऑब्जेक्ट है आर्थिक कार्य, और कर क्या रहे हैं आप? राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, उल्टी आ गई. इस यही कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो पॉलिसी भारत में अपनाई. कौन कौन सी पॉलिसी? एक तो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, इसको क्या करना है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी शुड बी डिस्टर्ब बाई डिवाइड एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. क्लियर? अच्छा, जो ये रिवोल्ट हुआ था वो किस कारण से हुआ था? इस रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण था एक्सेस इंटरफेरेंस ऑफ द कंपनी इन द मैटर ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड नवाब्स. जो कंपनी थी उसने बहुत ज़्यादा, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हो, चाहे सब्सिडी अलायंस हो, चाहे रिंग ऑफ फेंस हो, घेरे की नीति, रॉबर्ट क्लाइव की घेरे की नीति, और डलहौजी की गोद नीति, और वेलेस्ली की सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि, तीनों ही मैटर ने बहुत ज़्यादा एक्सेस इंटरफेयर किया. इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ का जो नेटिव सिस्टम था वो अगेंस्ट आ गया. तो इन्होंने 1858 के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कुछ हिडन चीज़ें थी, कुछ दिखने वाली चीज़ें थी. हिडन चीज़ क्या थी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कहा कि अब बहुत ज़्यादा अगर जरूरी ना हो तो प्रिंसली स्टेट के मामले में सरकार को इंटरफेयर नहीं करेगी. British India government should be least interfere in the matter of princely state. Either rule by nawabs or rule by kings. चाहे राजा शासन कर रहे हो, चाहे नवाब शासन कर रहे हो, आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे हम. ठीक है, तो लीस्ट इंटरफेयर का सिद्धांत आ गया. इसको लेजिस फेयर थ्योरी भी कहते हैं. एल ई डबल जेड आई डबल एस, लेजिस एफ ए आई आर डबल एस, लेजिस फेयर थ्योरी. लेजिस फेयर थ्योरी, एफ ए आई आर, फेयर थ्योरी, मतलब अब हम वॉच एंड वेट की पॉलिसी अपनाएंगे. हम डायरेक्ट इंटरफेयर, लड़ाइयाँ नहीं करेंगे हम जाके. ठीक है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि नाउ इंडिया शुड बी गवर्न बाई सिमिलर रूल लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट.
जो ब्रिटिश सरकार है वैसा ही रूल हम भारत में अपनाएंगे. बट नाउ इंडियंस इज नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होगी, जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, और प्लस भारतीयों को कोई रोल नहीं दिया जाएगा. हाल ही इस अधिनियम से 1853 के अधिनियम से कहा दिया गया था, 1858 के अधिनियम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इंडियन शुड बी अलाउड फॉर द सिविल सर्विस. सिविल सर्विस में, चाहे कन्वेंटेड सिविल सर्विस की बात हो रही है, नॉन कन्वेंटेड में तो इंडियंस पहले से आ रहे थे, बट कन्वेंटेड सिविल सर्विस आल्सो ओपन फॉर द इंडियंस. बट पॉलिटिकल सिस्टम इज स्टिल क्लोज फॉर द इंडियंस. पॉलिटिकल सिस्टम था वो अभी भी क्या था, क्लोज था. आज समझ में आगे नहीं आई. तो अब जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है तो हिडन पॉलिसी है, बट इंडियंस किसकी मांग करेंगे? ठीक है, ब्रिटिश टाइप रूल जो है, ब्रिटिश टाइप रूल, इसमें इंडियंस को अलाउ तो किया गया, किसके लिए? सिविल सर्विस के लिए. स्टिल पॉलिटिकल सिस्टम वाज क्लोज टू इंडियंस. पॉलिटिकल सिस्टम में अभी भी इंडियंस को अलाउड नहीं करेंगे हम. तो अब आगे से अगर कोई मांग की जाएगी इंडियंस के द्वारा तो क्या की जाएगी? एक्चुअली 1858 के मूवमेंट के बाद बहुत सारे प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बन गए अपने अपने डिमांड्स को लेकर के. कोई समस्या तो नहीं? जैसे मद्रास महाजन सभा, जमींदारी सभा, ये सभा, वो सभा, बहुत सारे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. ठीक है, तो बहुत सारे प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बन गए जो अपने अपनी मांगों को लेकर के बनाए गए थे. चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो, चाहे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, वो प्रोविंस को प्रेसिडेंसी भी कहते थे, कुछ मत होना. ठीक है, चाहे वो बंगाल की प्रेसिडेंसी हो. ठीक है, तो बहुत सारे तीनों जगहों पर प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश फॉर द डिमांड ऑफ द वेरियस डिमांड्स. उनके इंटरेस्ट थे उसका डिमांड के रूप में सामने आया और ब्रिटिश सरकार से मांगने लगे. तो ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस का तो सिविल सर्विस में एक्सटेंस स्वीकार कर लिया, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी अलग था. तो आगे जितनी भी मांग की जाएगी, कब से लेकर 1858 से लेकर, ठीक है, 1909 तक जितनी भी मांग की जाएगी, सारी मांग केवल दो चीजों को लेकर के होगी. एक तो इंडियंस को सिस्टम में एंट्री दी जाए, और दूसरा सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल. कोई समस्या तो नहीं? तो इस लाइन को चाहो तो लिख लो, टिल 1858 टू 1909 मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है ना. ठीक है, 1909 का ही है ना. तो मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तक, ठीक है, ये डिमांड दो चीजों की होगी. एक तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की होगी, और दूसरा नेटिवनेस ऑफ द सिस्टम. दो चीजों की डिमांड होगी. एक तो सिस्टम में हमें एंट्री दो भाई, और दूसरा मांग क्या करोगे आप है? और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात होगी. ये इलेक्शन की बात करेंगे हम फिर. देखिए 1858 के अधिनियम में सबसे बड़ी कमी क्या थी पता है? सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें इंडिया काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार नहीं था. 1858 का अधिनियम जैसे ही आया, तैसे सबसे पहले इस अधिनियम के अंदर 1860 में भारत में पहला बजट पेश किया गया. जेम्स विल्सन वाज द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम. कौन था? जेम्स विल्सन. हाँ भाई, हमने बताया था ना 5 मंत्रालय थे. पोर्टफोलियो सिस्टम की बात की थी ना मैंने, तो 5 में से एक मंत्रालय वित्त मंत्रालय भी तो था. तो वित्त मंत्रालय ने क्या किया? भारत का पहला बजट कहाँ पेश किया? बिकॉज इंडिया काउंसिल वाज द पावरलेस ऑर्गेनाइजेशन. तो जब इंडिया काउंसिल पावरलेस संस्था थी, तो भारत का बजट कहाँ पेश होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में.
कहाँ पेश होगा? तो पहला बजट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश होगा, क्योंकि इंडिया काउंसिल पावरलेस इंस्टीट्यूट थी, पावरलेस संस्था थी। तुरंत जो है अगला, ठीक है, रिफॉर्म लाया गया 1862 में, ठीक है, 1862 एक्ट, 1862 का अधिनियम। इस अधिनियम में 3 काम किए गए। पहला काम किया गया, फर्स्ट, इसको पॉइंट बेटा नोट करते रहो, नहीं ये चीज़ें आपको हो सकता है बुक में ना मिले, फैक्ट तो मिल जाएंगे आपको, ये नहीं मिलेगा। 1862 में सबसे पहले काम क्या किया गया? नाउ ब्रिटिश काउंसिल, सॉरी इंडियन काउंसिल, भारत परिषद should be authorized for the make bylaws, sub-laws and rules regulation. bylaws, sub-laws, rules and regulation लिखना पड़ेगा ये वर्ड, bylaws, sub-laws, rules and regulation। देखिए बायलॉज का मतलब है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उसके दायरे में कोई छोटे मोटे कानून बना सकते हैं, ठीक है। बायलॉज उस लॉज को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए बायलॉज आता है। जैसे कोई कानून बनाया गया, ठीक है, वो कानून क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? बायलॉज। सब लॉज क्या होता है कि अगर लगता है कि कहीं इसकी लिमिट्स है, कोई कानून बनाया गया, संसद ने बनाया, इसकी कोई लिमिट है, तो सब लॉज बना करके उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया जाता है। तो बायलॉज क्या होता है? एक्सप्लेन करने के लिए, सब लॉज उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। और किसी लॉज में कुछ एडिशन करना, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन के प्रोसीजरल होता है, ये प्रक्रियात्मक होता है। किसी कानून को लागू करने के लिए रेगुलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर भी डिसाइड करने का काम किसने कर दिया? इंडियन पार्लियामेंट, भारत परिषद ने। तो फर्स्ट टाइम 1862 अथराइज इंडिया इंडियन काउंसिल टू मेक बायलॉज, सब लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम बिगन इन 1862। भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कब हो गई? 1862 में। कोई समस्या तो नहीं? लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि वायसराय, वायसराय हैव राइट टू यूज वीटो व्हेन रूल्स रेगुलेशन मेड बाय द इंडिया काउंसिल। यानी वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वो वीटो का प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर वो रूल्स रेगुलेशन वायसराय के सामने लाया जाता है तो या तो साइन कर दे या तो उसको क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। वीटो, तो इंडिया में वीटो पावर का पहली बार प्रयोग हुआ, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के पास है ना, तो क्वेश्चन पूछ लिया वीटो कब आया? वीटीओ, वीटो, वीटो का पहली बार प्रयोग कब हुआ? 62 में। अब एक चीज और भी है, देखिए आप, अगर इंडिया काउंसिल सेशन में नहीं है, इंडिया काउंसिल सेशन में नहीं है, तो क्या किया जाए? अगर इंडिया काउंसिल सेशन में नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीटो और ऑर्डिनेंस से संबंधित पावर कहाँ से आए, तो कहाँ क्या लिखोगे आप? 1862 लिख लो इस चीज को। वायसराय was authorized to issue ordinance when India Council was not in session. इंडिया काउंसिल, अगर इंडिया काउंसिल सेशन में नहीं है तो वायसराय को अथॉरिटी दी गई। ओके, एक चीज और ध्यान दीजिए, जो 1858 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया इस इंडिया में हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? इन एवरी प्रोविंस ये हाई कोर्ट शुड बी एस्टेब्लिश। इस लाइन को भी लिखना जरूरी है। और पहली बार 1862 वाले अधिनियम से ही हाई कोर्ट बनाए गए। इसमें प्रोविजन किस में था? 1858 में, लेकिन बनाया गया 62 से। हाई कोर्ट्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट कब बने तो क्या बोलोगे आप? 1858 में प्रोविजन था लेकिन इफेक्टिव हुआ, हाँ, हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था 1858।
हाई कोर्ट की स्थापना को इफेक्टिव किया गया, तो क्या लिखोगे? 1862। कोई समस्या तो नहीं? थोड़ा सा सुधार तो हुआ, बट एक चीज ध्यान दीजिए, स्टिल इंडिया काउंसिल के मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय के सदस्यों से क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है, नहीं देना होता है, तो इसमें क्या अधिकार? मेंबर ऑफ इंडिया काउंसिल वाज नॉट अटैच्ड टू इंटरपेलेशन टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय है, नॉट अलाउड। मतलब ये सामान्य प्रशासन से संबंधित प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे, सामान्य प्रशासन से संबंधित प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। तो भाई संसदीय व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय उत्तरदायी हुआ क्या? इट मीन्स दैट पॉलिसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव बॉडी इधर। ना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय इंडिया काउंसिल का पार्ट था, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा का पार्ट होता है, नहीं कैबिनेट होता है ना, तो उस समय तो नहीं था ये चीज, ना तो उसका पार्ट था और ना ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। जनता की तो बात छोड़ दो, जनता के लिए तो इंडिया काउंसिल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। जनता के लिए एग्जीक्यूटिव, यानी इट मीन्स दैट ना तो कानूनी रूप से ना ही नीतिगत रूप से सरकार जनता के लिए उत्तरदायी थी, और ना ही इंडियंस को अभी भी प्रवेश मिला। इसमें इंडिया काउंसिल को थोड़े बहुत पावर जरूर मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। इस रूप में था कि बाई लॉ सॉबलॉजी बनाने का अधिकार मिल गया उनको, बट अभी भी वीटो पावर दे दिया गया ना, वायसराय को वीटो पावर था, ऑर्डिनेंस से संबंधित पावर थे उनके बस। इट मीन्स दैट इंग्लैंड में जो राजा था वो क्या था? पावरलेस था, लेकिन यहाँ पर वायसराय पावरलेस नहीं है। हाँ, 1862 के अधिनियम में कहा गया कि भारत में जनगणना कराई जाएगी, सेंसस। और भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो का शासन था, मेयो का शासन बहुत अच्छा था, कहूँगा क्यों है। मेयो के बाद, लिटन के बाद मेयो आया था, सॉरी। लिटन बहुत ही दुष्ट टाइप का आदमी था, बताऊंगा मैं उसने क्या क्या गलतियां करी, ठीक है। और इसके बाद मेयो आया, थोड़ा उदारवादी था, ठीक है। वो पहली जनगणना कब हुई? 72 में हुई, हो गई, ठीक है। और इससे एक प्रोविजन और किया गया, नाउ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड टू डिवाइस टैक्स एंड कलेक्शन टू इट। जो जिला सरकार थी उन्हें पहली बार टैक्स लगाने का और वसूलने का अधिकार दे दिया गया। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। 1870 में क्या अधिकार दिया गया? बिगिनिंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, बिकॉज टैक्स लगाने का अधिकार और कुछ विकास कार्य करवाने का अधिकार दे दिया गया जिला सरकार को। लेवाइज एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स फॉर द सम डेवलपमेंट फंक्शंस, मतलब विकास की बात भी अब इन्होंने करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 1858 का अधिनियम जैसे आया, जैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिकम रैपिड, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इसको अपना पार्ट मान करके विकास करना शुरू कर दिया। आगे बढ़े, इसके बाद आता है लॉर्ड लिटन, ठीक है। लिटन सबसे पहले क्या करता है? दो काम करता है, एक तो आर्म्स एक्ट लेके आता है, ठीक है, और दूसरा लेके आता है रिफॉर्म इन सिविल सर्विस, और एक वर्नाकुलर एक्ट लेके आता है। तीन ले लिटन जाना जाता है, आर्म्स एक्ट, रिफॉर्म इन सिविल सर्विस एंड
वर्नाकुलर एक्ट। जितने भी देसी भाषा के पत्रिकाएं थी जो निकलती थी, उनको इसने सेंसर कर दिया। क्या कर दिया? सेंसर कर दिया। बिल्कुल, सेंसरशिप एक्ट भी बोलते हैं। ये प्रेस का गला घोटना, ठीक है, सेंसरशिप एक्ट। इसने सिविल सर्विस में क्या रिफॉर्म किया? इसने मैक्सिमम एज 21 ईयर थी सिविल सर्विस में एंट्री की, इसने घटा के 19 साल कर दी। और 19 साल में कोई भारतीय एंट्री मार सकता है क्या? तो जैसे इसने सिविल सर्विस में एज घटाई, जैसे क्या हुआ, इंडियंस जो 2-4 सिलेक्ट होते भी थे एक आध, वो भी बाहर होने शुरू हो गए। और आर्म्स एक्ट में अंग्रेजों को हथियार रखने का अधिकार दे दिया गया। लाइसेंस अंग्रेजों को तो मिल जाएगा, बट इंडियंस को, यूरोपियन authorized to got easily to arms license, Indian was almost denied। तो इन इसके इसने ये तीनों जो काम किया, इससे एक रिवोल्ट की स्थिति इंडिया में। तो इस परिणाम ये हुआ कि आप जो छोटे मोटे पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, कहीं बंगाल से निकलती थी, कहीं पंजाब से निकलती थी, कहीं, उन सबको इसने सेंसर कर दिया। उसकी स्क्रूटनी होगी, इसके बाद ही उसको आप डाल सकते हैं। और स्क्रूटनी कौन करेगा? कलेक्टर करेगा, अपना आदमी हो तो। और लाइसेंस के लिए यूरोपियन को ऑथराइज किया गया, इंडियंस को बाहर कर दिया गया। तो वैसे टोटली डिस्क्रिमिनेशन, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। अगली इंपॉर्टेंट थी, सिविल सर्विस में इसने एज को रिड्यूस कर दिया। हाँ, लेकिन इसने एक काम और किया, परमानेंट सिविल सर्विस का नाम इसने आईसीएस कर दिया, इंडियन सिविल सर्विस। कन्वर्टेड सिविल सर्विस बिकम इंडियन सिविल सर्विस। और इसने जो नॉन कन्वर्टेड था उसको 3 भागों में बांट दिया। प्रोविंशियल सिविल सर्विस, पीसीएस, कन्वर्टेड को इसने क्या कर दिया? आईसीएस। और जो नॉन कन्वर्टेड था उसको क्या कर दिया? पीसीएस, सबऑर्डिनेट और इंफीरियर। ये तो हो गए चपरासी, 4th क्लास। ये हो गए क्लर्क, ये हो गए पीसीएस, नॉन गेस्टेड। जो गेस्टेड और नॉन गेस्टेड का कॉन्सेप्ट लाया था वो यही लाया था, ऑल द इंडियन सिविल सर्विस शुड बी गेस्टेड। मतलब गजट में पब्लिश होगा सरकार के, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, और कुछ इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। और ये अपने लिए पासपोर्ट खुद जारी कर सकते हैं, ठीक है, आईसीएस। और जो नॉन गेस्टेड है, जो पीसीएस के पास पद है, वो क्या है? नॉन गेस्टेड है। हालांकि अब स्टेट गवर्नमेंट में इसको गेस्टेड बना दिया गया है, बट अंग्रेजों ने इसको नॉन गेस्टेड बनाया था। स्टेट, देखिए भारत में क्या यूनियन सिस्टम है, तो एक तो सेंट्रल का गजट है, एक स्टेट का गजट है। तो स्टेट के गजट में पीसीएस को गजटेड माना जाता है, बट केवल उसमें प्रोविंशियल पुलिस सर्विस और प्रोविंशियल सिविल सर्विस को छोड़कर, पीसीएस और पीपीएस दो होते हैं ना, समझ गए ना? तो यही गजटेड है, बाकी सारे तहसीलदार वगैरह क्या है? नॉन गजटेड है। ऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है, ठीक है, ये सारे क्या है? नॉन गजटेड होते हैं। और इसके नीचे का होते हैं इन्फीरियर आते हैं। तो लिटन ने इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? चले आगे, रिपन की बात आती है। रिपन को 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट आया 1882 में, देख लो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट आया 1882 में। रिपन एक लिबरल था, उदारवादी था, वो वास्तव में इंडिया में सुधार चाहता था, ठीक है। और दूसरा, रिपन वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड एंट्री ऑफ इंडियंस इन इंडिया काउंसिल। भारत परिषद में भारतीयों के प्रवेश की इसने सिफारिश की।
देख लो इस लाइन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट मैं बता रहा हूँ इसको। और दूसरा रिफॉर्म क्या था इसका, कि पहली बार भारतीयों को इंडिया काउंसिल में एंट्री करने की बात कही गई। मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ उसको, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट जब लाया गया तो जो जिला था, डिस्ट्रिक्ट, जिले का हेड कौन था, कलेक्टर। कलेक्टर वाज द सिंबल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कलेक्टर को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिंबल बनाया गया। क्या बनाया गया, सिंबल बनाया गया, प्रतीक बनाया गया। कलेक्टर की दो यहाँ पर पर्सनालिटी होगी। एक तो कलेक्टर की पर्सनालिटी ये होगी कि कलेक्टर कुछ डेवलपमेंट फंक्शन करेगा। क्या करेगा, लेकिन अभी भी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका में भी रहेगा ये। तो जहां ये हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिला अधिकारी का नाम सुना है, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो जिले में जितनी भी संस्थाएं होगी सबका ये प्रमुख होगा, ये तो इसकी भूमिका रहेगी। कलेक्टर की अब चार पर्सनालिटी हो गई। कौन कौन सी, हेड ऑफ, जिला अधिकारी के रूप में जिले में जितनी भी संस्थाएं हैं सारे डायरेक्ट कलेक्टर के अंडर में रहेंगी। दूसरा, जब वो रेवेन्यू कलेक्शन करेगा और लैंड टैक्स को लागू करेगा तो ये जिला कलेक्टर होगा। क्या होगा, और जब ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। तो तीन पर्सनालिटीज की जो है, इसमें तो कलेक्टर केवल गवर्नर के आदेश को मानेगा। किसके आदेश को मानेगा, क्योंकि वायसराय ने प्रोविंस का शासन चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की, 1858 में गवर्नर की। किसके की, गवर्नर का नाम चेंज नहीं हुआ, गवर्नर जनरल का नाम तो वायसराय हो गया, मतलब उसको खत्म करके। बट अब जो जिले में, सॉरी प्रोविंस में, प्रांतों में जो शासन होगा, ये तो हो गया सेंटर यार, ठीक है। सेंटर में तो आपको हमने बता दिया भारत परिषद होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन लेकिन जो प्रोविंस थे, प्रांत थे, इन प्रांतों का हेड कौन था, गवर्नर था। और गवर्नर को सलाह देने के लिए गवर्निंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर था। जैसे वहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय था, वहाँ यहाँ कौन था, गवर्नर था। और इसकी नियुक्ति कौन करता था, वायसराय करता था। अब यहाँ पर आपको सेंटर, प्रोविंस और जिला तीनों के शासन क्लियर होते नजर आ रहे हैं 1858 के अधिनियम से। 1858 का अधिनियम ही चल रहा है, इसमें थोड़े बहुत जो चेंज किए जा रहे हैं उसकी बात की जा रही है केवल, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट फंक्शन कलेक्टर करेगा वो कैसे करेगा, इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल होगी। क्या होगी, और इसके सदस्यों की संख्या होगी 7। कितनी होगी, लिखना पड़ेगा बेटा, समझ में नहीं आ रहा है। 1858 में देखिए, देखिए 1858 का जो अधिनियम आया था, इसमें पहला मॉडिफिकेशन हुआ 1862 में। क्लियर, पहला मॉडिफिकेशन कहाँ हुआ, अच्छा 1862 में। ये समझ में आ गई बात। थोड़े बहुत चेंज, 1858 का संविधान एक बड़ा संविधान था और अंग्रेजों ने कहा था कि इसको हम कई सारे चेंजेस के साथ लागू करेंगे। समझ गए नहीं समझे, तो पहला चेंज कब आया, 1862 में आया। इसी में 1858 में प्रस्तावित था, इसी में प्रोविजन था कि भाई हम लोकल गवर्नमेंट भी शुरू करेंगे। तो 1862 में उसका प्रोविजन कर दिया गया कि भाई कलेक्टर को टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। अब कलेक्टर टैक्स लगाता है और कलेक्टर डेवलपमेंट के कार्य करता है, लेकिन कलेक्टर अभी अपने आप काम करता था ना। लेकिन अब जो कलेक्टर है, 1882 का जब अधिनियम आया, 1882 का अधिनियम आया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया, लॉर्ड रिपन इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये तो पता आपको, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहते हैं।
लेकिन वो जनक क्यों है, मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको। वैसे तो शुरुआत 1870 में हो गई लोकल गवर्नमेंट की, लेकिन लॉर्ड रिपन का जो शासन है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट है। लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अंतर बताया था नहीं बताया था? लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अंतर पॉलिटी पढ़ाते समय पहली क्लास में बताया था हमने। अगर पावर डेलीगेट किया गया है तो लोकल गवर्नमेंट, और पावर डिसेंट्रलाइज किया गया है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। याद करिए आप उसको, याद आ गया? तो लॉर्ड रिपन इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बुक्स में आपको जल्दी नहीं मिलेगा रिफॉर्म। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने क्या चेंज किया। इसने क्या किया कि कलेक्टर को सिंबल मान लिया किसका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट का। आप लॉर्ड रिपन के काल के सुधार देखें आप, लॉर्ड रिपन ने क्या किया। तो लॉर्ड रिपन ने पहला काम किया, इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सुधार कर दिया। प्रॉब्लम तो नहीं? जब इसने सुधार किया तो इसका सुधार क्या था, इसने कहा कि कलेक्टर जब जिलाधिकारी है, कलेक्टर जब कलेक्टर है, और कलेक्टर जब डीएम है, तब तो वो केवल गवर्नर की सलाह से काम करेगा। आज कलेक्टर डीएम है, किसी की सलाह से काम करता है क्या? लेकिन जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत का नाम सुना आपने? तो जो जिला पंचायत है, विकास का काम किसको दे दिया गया आज? जिला पंचायत को। पहले वो काम कौन करता था इंडिया में? कलेक्टर करता था। डीआरडीए था नहीं था, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी था। तो डीआरडीए में क्या होते? डीआरडीए में सारे अधिकारी होते थे। कोई जनता का प्रतिनिधि था क्या? नहीं था ना। तो कहने का मतलब ये था कि आप देखो, अभी रिसेंटली 1991 तक की बात मैं कर रहा हूँ, जिले में कोई भी स्थानीय सरकार नहीं थी। लेकिन लॉर्ड रिपन ने क्या किया, 1882 में ये व्यवस्था कर दी कि ये कौन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल। कौन है? इसको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये 1892 का जो रिफॉर्म है, ये तभी समझ पाओगे जब इसको समझोगे आप। आगे बढ़े। ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल है, इसके सदस्य 7 से लेके 15 तक हो सकते थे। कितने हो सकते थे? छोटा जिला बड़ा जिला जैसे था उस हिसाब से वेरी करते थे ये, 7 से लेके 15 तक। ठीक है? बुक्स में कितना लिखा है? किसकी किसकी बात कर रहे हो आप? भाई जो प्रोविंस था, जैसे आज प्रोविंस को जिले में बांट दिया गया, जिला बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? गवर्नर को दिया गया था। गवर्नर ने जिला बना दिया। लेकिन जो जिला अधिकारी होते थे, जिले के हेड होते थे, वो आईसीएस से आते थे। कहाँ से आते थे? इंडियन सिविल सर्विस से आते थे वो लोग। ठीक है? और उन पर सीधा नियंत्रण कौन करता था? वायसराय करता था। कौन करता था? क्या आज गवर्नर आईएएस को कंट्रोल करता है क्या? नहीं करता ना। उस समय भी यही था। अब जब जिलाधिकारी आया, आज जो आपका डीएम है, डीएम की कितनी पर्सनालिटी है पता आपको? डीएम की एक पर्सनालिटी डीएम है, क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है तो जिले की पुलिस किसके अंडर में आती है? डीएम की आती है ना। और कमिश्नरेट सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि जहां डीएम को लॉ एंड ऑर्डर से अलग कर दिया गया है, वहाँ ये पावर किसको दे दिया गया? पुलिस कमिश्नर को दे दिया गया। तो कमिश्नरेट सिस्टम और मजिस्ट्रेट सिस्टम यही है। समझ रहे नहीं समझ रहे? दिल्ली में डीएम को लॉ एंड ऑर्डर की पावर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की पावर किसके पास है यहाँ पर? नो नो, पुलिस कमिश्नर के पास है। ठीक है? लेकिन अभी भी ज्यादातर जिलों में इंडिया में क्या स्थिति है? डीएम ही लॉ एंड ऑर्डर का हेड है। एसपी उसके अंडर में आता है सीधा। ये बात करो ना। तो जनरली डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिकम द सबऑर्डिनेट ऑफ डीएम। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो उस समय भी वही स्थिति थी भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था तो कलेक्टर हो गया, और जब वो जिले में सभी विभागों का प्रमुख हो गया तो जिलाधिकारी हो गया। तीन पर्सनालिटी कौन कौन सी हो गई? जिलाधिकारी, डीएम और कलेक्टर। और एक उसका रोल और आ गया डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट वाला रोल किसने जोड़ा? 1870 में तो प्रयोग किया गया था। वो क्या था? एक्सपेरिमेंटल था।
लेकिन इसको रेगुलेट कब कर दिया गया? 1882 में। नहीं समझे आप? भाई 1870 में ये एक्सपेरिमेंटल था और 1882 में इसको क्या कर दिया गया? रेगुलेट कर दिया गया कि भाई अभी कानून बना करके स्थापित हो गया ये। कोई समस्या तो नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत कब हुई, लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत कब हुई, तो क्या बोलोगे आप? लेकिन अगर ये कहा जाता है कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो क्या बोलोगे? लॉर्ड रिपन। क्योंकि अब वही बात मैं बताने जा रहा हूं जो आपको समझना है। कलेक्टर का चौथा पर्सनालिटी क्या था? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। नाम सुनते हैं डीडीओ? सीडीओ का नाम सुना आपने? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। जिले में होते हैं ना? झारखंड में है कि नहीं है? ठीक है। ये जूनियर आईएएस होते हैं। ये कलेक्टर के डेलीगेटेड पावर यूज करते हैं। क्या करते हैं? बट पंचायती राज का प्रभाव आ गया इसलिए उसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है। तो उस समय डीडीओ का जो अधिकार था वो पावर क्रिएट किया गया। भाई जिले में विकास का काम कलेक्टर करवाएगा। कौन करवाएगा? कलेक्टर करवाएगा। लेकिन विकास का काम कैसे करेगा? भाई विकास का काम कौन कैसे करेगा? लोग बताएंगे ना। कौन बताएगा? लोग बताएंगे। तो कलेक्टर को सलाह देने के लिए क्या बनाया गया? 7 से 15 सदस्यीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल। आप समझ आ गई बात? जब ये काउंसिल बनाई गई तो इस काउंसिल का काम क्या था? ये चुनी कैसे जाएगी? इसका इलेक्शन कैसे होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका इलेक्शन जिले के लोग करेंगे। कौन करेगा? अब आप देखो 1882 में इलेक्शन सिस्टम आ गया नहीं आ गया? आप क्या पढ़ते हैं? 1892 पढ़ते हैं। बट आया कहाँ से? 1882 से इलेक्शन सिस्टम आ गया। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल के सदस्य कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। कौन चुनेगा? लेकिन आप सोचोगे जनता चुनेगी कैसे? जनता ने तो कभी चुनाव नहीं किया। तो जनता में कौन जनता होगी? जो लोग बोनाफाइड होंगे। क्या होंगे? बोनाफाइड होने का सर्टिफिकेट कौन देगा? कलेक्टर देगा। कौन देगा? आज आपके जिले में कुछ लोग बोनाफाइड होते हैं नहीं होते हैं? उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलता नहीं मिलता है? और दूसरी शर्त थी जो टैक्स पे होंगे। क्या होंगे? जो ब्रिटिश यानी सरकार को टैक्स देते हैं। नहीं समझे? मतदाताओं की शर्त क्या हो गई? बिहार में आज एसआईआर लागू है ना? जिनका कोई सबूत नहीं है उनका वोट काट दिया जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ भी तो थी। टैक्स कितने लोग उस समय देते थे? 1882 में कितने इंडियंस टैक्स देते थे? अरे सारे इंडियन टैक्स दे रहे थे। कैसी बातें कर रहे हो आप? आज तो इनकम टैक्स आप देते नहीं हो और उस समय इंडियंस टैक्स दे रहे थे। क्या था? जो इनकम टैक्स पे ही है, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1861 में आ गया था। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट आया था 1861 में। वहां से डायरेक्ट टैक्स आ गया 1861 में। तो जो टैक्स दे रहा है सरकार को, और प्लस टैक्स देना भी शर्त नहीं है। जो कलेक्टर की निगाह में क्या है? बोनाफाइड है। दे वाज द क्वालिफाइड वोटर टू इलेक्ट। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आयो इसी समझ में आ गया नहीं आया? नहीं आया? दोबारा बता देता हूँ। दिमाग लगा के समझो। आज इलेक्शन होता है, सभी लोग वोट डालते हैं ना? लेकिन ब्रिटिश सरकार ने शर्त लगा दी कि चलो भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल का चुनाव तो होगा, लेकिन इसमें इंडियंस भी होंगे। इंडियन ही होंगे, ये भारतीय ही होंगे। लेकिन खड़ा कौन हो सकता है? और खड़ा कौन हो सकता है? जो टैक्स पे। दोनों शर्तें थी। और वोट कौन डालेगा? क्लियर? तो उन्होंने इलेक्शन की शर्त इंपोज कर दी। If a person, Indian person is bona fide and tax pay, then have right to contest the election and voting right. बात समझ आ गई? तो परिणाम इसका ये हुआ कि
100 लोग भी नहीं निकले पूरे जिले में वोट डालने वाले, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आया, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल थी, इस पर कलेक्टर का पूरा नियंत्रण, भाई वही तो डिसाइड कर रहा है कि कौन वोट डालेगा, कौन खड़े होगा। बोनाफाइड होने का सर्टिफिकेट तो उसका प्योर डिस्क्रिप्शन है, किसी को दे चाहे ना दे। टैक्स तो आप दे सकते हैं, लेकिन बोनाफाइड आप है कि नहीं है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उस आदमी को डिसाइड करूंगा जो मेरा आदमी होगा। तो यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन began in 1882's local self government act. Why this was the local self government act? Because जनता को वोट देने का अधिकार मिल गया, बट कुछ क्वालिफिकेशन के साथ। भारतीयों को चुनाव लड़ने का और जीतने का अधिकार मिल गया, बट कुछ क्वालिफिकेशन के साथ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल जो थी, ये विकास के मामले में, जैसे शिक्षा था, स्वास्थ्य था, ठीक है, पीडब्ल्यूडी था, इन सब मामलों में कलेक्टर को एडवाइस करता, और कलेक्टर को इसके एडवाइस मानना बाध्यकारी था, ठीक है। लेकिन उसके पास एक डिस्क्रिमिनेशन था, वो ये था कि अगर कलेक्टर को लगता है कि ये ब्रिटिश इंडिया इंटरेस्ट के अगेंस्ट है कोई एडवाइस, तो वीटो कर सकता था। नहीं समझे आप? कलेक्टर वाज अथॉराइज टू यूज वीटो इफ कलेक्टर थिंक दैट एडवाइस अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया इंटरेस्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? इन चीजों को समझें आप, ये उन्होंने पावर दिया तो, लेकिन पावर नहीं दिया। ये एक्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं 1882 का, जो मैं बता रहा हूँ। और क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है इसमें, वाई रिपन इज द फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कितना भी पढ़ लो नहीं मिलेगा ये चीज। अब समझ में आ गई बात? ये कह रहा है कि भाई करेंसी, इंडियन करेंसी सिस्टम शुरू हुआ 1860 में, ठीक है, सेंट्रल करेंसी सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया रुपीस कहते थे उसको, वो ब्रिटिश संसद रेगुलेट करती थी उसको, वायसराय के नाम से इशू होता था, क्या प्रॉब्लम है? इससे पहले मुगलों की करेंसी चलती थी, दिनार चलते थे, ये चलते थे, वो चलते थे। आगे बढ़े बेटा, समझ में आ गया नहीं आया? मेरे कहने का मतलब है 1882 का जो अधिनियम है, उसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। पहले इसको समझ लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि 1882 का अधिनियम इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 92 का जो एक्ट है ना, वो इसी से प्रभावित है पूरा। जो 92 का एक्ट आप पढ़ेंगे वो इसी से प्रभावित है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बात? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल बनाई गई कलेक्टर को सलाह देने के लिए। कलेक्टर वाज द सिंबल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, एंड कलेक्टर शुड बी वर्क अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ local self government council. If collector felt that advice of the council is against the interest of British India rule, then right to use veto. अगर उसको लगता था कि ये इंटरेस्ट के खिलाफ है ब्रिटिश सरकार के, तो वीटो कर सकता था। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल थी, उसका चुनाव आम जनता कर रही थी, बट जो आम जनता कर रही थी उसकी दो शर्तें थी, बोनाफाइड एंड टैक्स पे। कोई बात समझता तो नहीं? देखिए, कार्ल रिपन ने भारतीयों को कहीं ना कहीं तो एंट्री दे दी, और डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो गई नहीं हो गई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कब हुई, तो क्या बोलोगे आप? 1882। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस मामले में कलेक्टर को ऑटोनॉमस बना दिया गया। क्या बना दिया गया? यहाँ गवर्नर का कोई इंटरफेयर नहीं था। ऑटोनॉमस हो गया नहीं हो गया? हम ऑटोनॉमी की तो बात ही करते हैं, जिले की ऑटोनॉमी का मतलब ये तो क्या है? पंचायती राज है। जिले की ऑटोनॉमी का मतलब ही तो पंचायती राज है।
आगे बढ़े, बढ़े आगे। ठीक, देखिए जैसे ही एक्ट आया, ठीक है, 1885 में कांग्रेस का निर्माण हो गया। कांग्रेस का निर्माण कर दिया गया बॉम्बे में, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था वहां पर इसके, ठीक है। और एओ ह्यूम भारत सचिव था, ठीक है। हाँ, भारत सचिव था इसके इनिशिएशन से, ठीक है। और पहला प्रेसिडेंट कांग्रेस का विलियम बेवल्डेंस था, अंग्रेज था विलियम बेवल्डेंस। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए आप, इंग्लैंड में दो तरह के पॉलिटिकल पार्टी है, इसको समझने का प्रयास करिए आप क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इंग्लैंड ने क्यों भारत को स्वतंत्र कर दिया, तो वो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। और जो दो दल हैं, एक तो लेबर पार्टी है, क्या है, ठीक है, और एक कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी एक कैपिटलिस्टिक पार्टी है, क्या है, पूंजीवादी लोगों का समूह है, ठीक है। ये चेंज के अगेंस्ट है। लेकिन जो लेबर पार्टी है, ये कहीं ना कहीं साम्यवाद से प्रभावित लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, क्लियर। तो ज्यादातर समय किसका शासन रहा है, कंजर्वेटिव लोगों का शासन रहा। लेकिन 1880 में लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। तो जब लेबर पार्टी सत्ता में आ गई, तो वास्तव में वो लोग ईमानदार थे कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाए, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाएगी, इसके लिए कोई संगठन होना चाहिए भाई। 20 तरह के संगठन बने हुए हैं, ये कोई संगठन सामने आए ना, तो ब्रिटिश सरकार से बात करें तब तो लाएंगे। दिस वाज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो दो कारण था। लिखना चाहो तो लिख लो। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाई गई, Why? पहली बात तो ये थी कि लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी, और लेबर पार्टी वास्तव में भारत में लोकतंत्र लाना चाहते थे। या बिकॉज दे वाज लिबरल। इसका पहले नाम था हिग और टोरी। तो हिग इसको बोलते थे, इसको टोरी बोलते थे। WHIG, हिग। कंजर्वेटिव पार्टी का नाम हिग था और लेबर पार्टी का नाम था टोरी, देखो RY, टोरी। बट बाद में इनका नाम कंजर्वेटिव और लिबरल हो गया। आगे बढ़े। तो पहला ऑब्जेक्ट ये था कि बिकॉज लिबरल पार्टी सत्ता में आ गई, लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। दूसरा उद्देश्य था कि एक ऑर्गेनाइज डिमांड भारतीयों की तरफ से आए। इट मीन्स दैट दे आर पीपुल, ये जनता है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, इसके बीच में एक कोई संस्था होनी चाहिए जो जनता की इच्छाओं को समझ करके किसको बताए। दूसरा ऑब्जेक्ट ये था। इसको आप सेफ्टी वॉल्व, जो भी कॉन्सेप्ट बोलना चाहो बोल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट था। तीसरा ऑब्जेक्ट ये था कि कुछ जो पढ़े लिखे भारतीय थे, कौन थे, जो एलिट भारतीय थे, पढ़े लिखे भारतीय थे, वो चाहते थे कि सिविल सर्विस में सुधार हो। सिविल सर्विस में भाई हमें पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, लेकिन सिविल सर्विस में सुधार हो। सुधार को लेकर के तो कांग्रेस का जो स्थापना किया गया, उसके तीन बड़े कारण क्या थे। लेबर पार्टी, मध्यस्थ की भूमिका, अलग अलग संगठन जो बने हुए थे जगह जगह, उनका एक ही संगठन बन जाए ताकि हम उन्हीं से सीधा बात करें कि भाई किस तरह का सुधार आपको चाहिए, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सिविल सर्विस में सुधार। चौथा कारण था कि जो पिछले शासक थे, 1858 से जो शासक आए,
एक पॉलिसी आई थी ना, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल में क्या था, भारत में एक्सट्रीमिस्ट कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा था, तो उनको एक उदारवादी संगठन की जरूरत थी। हम्म। अंग्रेजों अंग्रेजों को ना ना ऐसा नहीं था। वो ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान दोनों आपस में लड़ जाते, तो पावर बैलेंस हो जाता। जब किसी सुधार की बात आती, तो मैं कहता कि भाई वो सुधार जो मुसलमान नहीं मानेंगे वो कैसे बोला जाए। कोई सुधार हिंदू नहीं मानते हैं, तो हम कैसे मान लें उस चीज़ को। बिकॉज दे वो कोई सुधार नहीं करना चाहते थे, वो उस चीज़ को फंसाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे कि भाई ये श्योर करो कि हिंदुओं के हित में मुसलमानों का हित नहीं है, मुसलमानों के हित में हिंदुओं का हित नहीं है। और जब केस किसी भी सुधार को लाओ, तो ये बोल दो कि देखो यार, ये तो हिंदू लोग कहते हैं, मुसलमान इस चीज़ को कहाँ मान रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है। एक्चुअली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दो कारण से लाई गई कि भारत में राष्ट्रवाद को विभाजित कर दिया जाए। पहली बात समझ में आ गई। ये बता दिया जाए कि हिंदू एंड मुस्लिम्स दे आर टू नेशंस, नॉट वन नेशन। ये दो नेशन हैं, इनका इंटरेस्ट आपस में कन्फ्लिक्ट करता है, एक साथ ही नहीं रह सकते। जब राष्ट्रवाद को आप विभाजित करोगे, तभी तो राष्ट्रीय मूवमेंट कमजोर होगा। समझ आई बात नहीं आई। भैया कौन आंदोलन करने जाएगा? हिंदू अगर खड़े हो गए, तो ब्रिटिश सरकार क्या बोलेगी? मुसलमान तो मानते नहीं। आप सबकी सहमति बना के लो। और अगर मुसलमान सुधार की बात करने के लिए, तो क्या बोलेंगे वो? हिंदू नहीं मान रहे, आप सहमति बना के लो। और परिणाम क्या होगा? कि सत्ता में बने रहेंगे और कोई सुधार नहीं करेंगे। बिल्कुल। सस्टेन द ब्रिटिश रूल, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बस इनिशिएटेड इन इंडिया। ब्रिटिश सरकार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, भारत में राष्ट्रवाद को विभाजित करने के लिए, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, यानी हितों में टकराव पैदा करने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाई गई। ये आईएएस का आंसर है जो बता रहा हूं मैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तीन कारण है, लिख लो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तीन कारण है। पहला कारण यह है कि नेशनलिज्म को डिवाइड करना, राष्ट्रवाद को डिवाइड करना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों में टकराव। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाओ, लंबे समय तक कुछ सुधार करो ही मत, बोलते रहो भाई ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, कंसेंसस बनेगा ही नहीं। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यू टू absence ऑफ द कंसेंसस, absence ऑफ द कंसेंसस, कंसेंसस, सहमति का अभाव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसको यहां मत देखो अभी, जब आगे देखोगे ना आप 1909 के सुधार में, 1919 के सुधार में, 1935 तब देखोगे ये बहुत ज्यादा। बार बार अंग्रेज कहते थे भाई सभी को मना के लाओ आप। क्या कहते थे? सभी को मना के लाओ। वो अलग कारण है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। उसका कारण, अंग्रेज दो नेशन बनाने के लिए मजबूर हो गए 1935 के बाद। जब पहला वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1919, ना ना 1918 में पहला वर्ल्ड वार खत्म हुआ। 1918 तक तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान होता रहे, लेकिन 1919 के बाद कभी भी वो नहीं चाहे कि भारत में हिंदू मुसलमान हो। उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। 1919 में 1918 तक उनको डर नहीं था, ठीक है। वो चाहते थे कि एक दायरे में रह करके हिंदू मुसलमान हो, ताकि हमारी सत्ता बनी रहे। लेकिन जैसे ही 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई रसिया में, ठीक है,
तो ऐसे वहां पर पूरे वर्ल्ड में दो विचारधाराएं आ गई, साम्यवाद और कैपिटलिज्म पूंजीवाद। तो उस समय सांप्रदायिकता का मैटर कमजोर पड़ गया। अब समस्या ये थी कि अगर हिंदू मुसलमान आपस में बट गए तो एक अगर पूंजीवादी विचारधारा मानेगा तो दूसरा साम्यवादी विचारधारा मानेगा, और अभी हम पूरे देश पर शासन कर रहे हैं तो एक टुकड़ा रूस के प्रभाव में चला जाएगा। यही कारण है कि 1919 के बाद, 18 के बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को छोड़ दिया। समझ आ गया राधिका जी? नहीं, क्यों छोड़ दिया उन्होंने? जो 1858 से पॉलिसी लेके चल रहे थे 1918 में, लेकिन उस समय तक टू नेशन थ्योरी इतना मजबूत हो चुकी थी, अंग्रेजों के लाख प्रयास के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और 47 में पहले पाकिस्तान। आप ऐसे मत देखो, एक्चुअली जो उन्होंने कट्टरपंथी विचार, भी मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, कांग्रेस के आने के बाद ऐसे अंग्रेजों ने फिर काम करना शुरू कर दिया, और ये काम 1918 तक उन्होंने किया है, लगातार हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया है। 18 में शांत हो गए हो, फर्स्ट वर्ल्ड खत्म होते ही शांत हो गए, क्योंकि वहां साम्यवाद आ गया। अब डर गए हो। आपको पता है गांधी को उन्होंने फांसी नहीं दिया, नेहरू को फांसी नहीं दिया, क्योंकि ये लोग पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे। भगत सिंह को फांसी दे दी उन्होंने, चंद्रशेखर को फांसी दे, क्यों? क्योंकि वैचारिक रूप से पूंजीवाद के वो लोग क्या थे? दुश्मन थे। इतना भी आप बात कर लेते ना, वो नहीं छोड़ते उनको। साम्यवादियों को बुरी तरह से कुचला गया है इंडिया में। साम्यवाद को अभी डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि साम्यवाद अभी आया ही नहीं। अभी तो हम 1882 में चल रहे थे। आगे बढ़े। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पीछे कारण समझ आ गई बात। कांग्रेस की स्थापना का जो चौथा कारण है, फोर्थ है, कि भारत में जो एक कट्टरपंथ को अंग्रेजों ने प्रमोट किया था, किसने किया था? कंजर्वेटिव पार्टी ने। तो लिबरल लेबर पार्टी का उद्देश्य था, लिबरल पार्टी थी लेबर पार्टी, कि भारत में एक उदारवाद को प्रमोट किया जाए। लिबरलिज्म, उदारवाद का मतलब है कट्टरपंथ नहीं, उदार। ठीक है, लिख सकते हो इस चीज को। लेबर पार्टी प्रमोटेड लिबरलिज्म इन इंडिया। तो प्रारंभिक कांग्रेस एक उदारवादी कांग्रेस थी, नहीं थी? प्रारंभिक कांग्रेस एक उदारवादी कांग्रेस थी, लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे ही 1885 में लेबर पार्टी वहां सत्ता से गई, ना ना, 80 से 85 तक रिबन आया सुधार करके, फिर 5 साल वहां की सरकार चलती है। 85 में जैसे सत्ता उसकी गई, 1980 में सत्ता आई, 1880 में सत्ता आई, तो जाएगी कभी ये? जाएगी ना? तो चली गई सत्ता, बट कांग्रेस आ गई। जैसे ही सत्ता गई तो सत्ता पे कौन आ गया फिर? कंजर्वेटिव पार्टी आ गई। और जैसे ही कंजर्वेटिव पार्टी आई, तैसे उन्होंने क्या किया? उन्हें सबसे पहले 1886 में पैट्रियट एसोसिएशन का निर्माण कर दिया। एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद, बनारस के राजा थे। सर सैयद अहमद खां ये एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम थे। कौन थे? कट्टरपंथी मुस्लिम थे। और ये संगठन बनाया गया था कांग्रेस के खिलाफ, ये दोबारा भारत में कट्टरपंथ को आगे बढ़ाया जाए। ये जो लेबर पार्टी करके गई थी, उस पर क्या करना था इनको? पानी फेरना था। ये बात समझ आ गई? पीएम वही क्या? पीएम वही क्या?
अभी आप इसको समझेंगे, यहीं से पूरा आपको इतिहास समझ में आ जाएगा, यहीं से बीज पड़ गए सारे, ठीक है। तो पैट्रियट एसोसिएशन में राजा शिव प्रसाद थे, जो बनारस के राजा थे, जो कट्टर हिंदू थे और एक कट्टर मुस्लिम थे। इट मीन्स दैट यहाँ पर उदारवाद और कट्टरपंथ सीधा सीधा दो पार्टियों के रूप में सामने आ गया। कोई समस्या तो नहीं? बाद में 1925 में हिंदू महासभा शिव प्रसाद के विचार से बनी है, और सर सईद अहमद खां के विचार से 1906 में मुस्लिम लीग बनी है। जी हाँ, उनकी आइडियोलॉजी लेकर के राजा शिव प्रसाद की आइडियोलॉजी से क्या बनी? हिंदू महासभा। और मुस्लिम लीग सर सैयद अहमद खां की आइडियोलॉजी से बनी। आगे बढ़े। अच्छा, सिविल सर्विस एक्ट पास किया गया 1888 में, 1988 में, और भारतीयों को एज भी बढ़ा दी गई, एज 26 साल कर दी गई, जो 19 हो गई थी। भाई, मांग की थी ना उन्होंने, तो उन्होंने मांग की, तो एज 26 साल कर दी गई। कितनी कर दी गई? एज बढ़ा दिया गया, और भारतीयों को 25% सीट रिजर्व कर दी गई। इट मीन्स दैट इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो 1888 में क्या काम कर गया कि इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस। और एक बात इन्होंने और भी कहा कि नियर फ्यूचर अगर कोई सुधार होता है तो हम भारत में चुनाव व्यवस्था को सेंट्रल लेवल पर भी लागू करेंगे। कहाँ लागू करेंगे? सेंट्रल लेवल पर लागू करेंगे, ठीक है, प्रोविंस में और सेंटर में। यानी जो इलेक्शन सिस्टम है 88 का जो अधिनियम है, इसमें दो महत्वपूर्ण विशेषता लिख लो। इंडियनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, व्यवस्था का भारतीयकरण। कोई भी सुधार जब आएगा अब, तो व्यवस्था का भारतीयकरण होगा, इंडियनाइजेशन ऑफ द सिस्टम। और यहाँ सिविल सर्विस में 25% पोस्ट इंडियंस के लिए रिजर्व कर दिया गया। ऐसा आज आरक्षण आपका चलता है, ठीक है, कि भाई अगर 100 लोग चुने जाते हैं तो 25 लोग भारतीय होंगे। संतुष्ट करने का प्रयास तो इन्होंने किया। और आगे जब कोई सुधार होगा तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट में एक इलेक्शन सिस्टम या इंडियनाइजेशन लोकल लेवल पर लागू की गई है, अब वो कहाँ लागू होगी? वो सेंट्रल लेवल पर भी होगी। इट मीन्स इंडियनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अब हम उत्तरदायी सरकार की भी बात करने लग गए और भारतीयकरण की भी बात करने लगे, जो एक लंबे समय से मांग हमारी चल रही थी। क्लियर? अब इन्होंने दोनों ही पार्टियों को संतुष्ट कर दिया। एक तरफ तो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का काम किया, और जब कांग्रेस को इन्होंने संतुष्ट कर दिया, कैसे? कांग्रेस को संतुष्ट कर दिया कि देखो भाई, सिविल सर्विस में भी हमने सुधार की बात आपकी मान ली, और जो आप उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं और व्यवस्था में भारतीयकरण की बात करते हैं, वो भी हमने मान लिया। आप लोग केवल इतना सा मानो कि 1858 के बाद जो संविधान आया है, उस संविधान में जितने भी चेंज किए गए हैं, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नहीं समझे आप? भाई, चाहे 1862 की हमने बात किया, चाहे 1870 की हमने बात करी, चाहे 1882 की हमने बात करी, चाहे 1888 की हमने बात करी, ये संविधान में चेंज नहीं था, मतलब संविधान का परिवर्तन नहीं था। ये क्या था? एक इम्प्रूवमेंट था 1858 के संविधान में। भाई, संविधान तो 1919 में चेंज होगा, बाकी तो 1858 का संविधान चल रहा है ना। बट जो जो रिफॉर्म की जरूरत थी वो तो होता रहेगा। आगे बढ़े। फिर 1892 का रिफॉर्म लाया गया, 1892 ये एक्ट लाया गया, ठीक है। जितने भी एक्ट हैं, जैसे 1862 का एक्ट है, तो इनको इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत परिषद अधिनियम बोलेंगे, क्योंकि सुधार कहाँ हो रहा था? ये भारत परिषद में। उससे पहले क्या आपने क्या देखा था? चार्टर एक्ट था। उससे पहले क्या था? रेगुलेशन एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट। और जब संविधान चेंज होगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। रखना तो नहीं पड़ेगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1862। और अब कितने साल बाद सुधार आ रहा है? छोटे मोटे सुधार होते रहे, लेकिन अगला बड़ा सुधार कब आया? 1892 में। अब इसको लिखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल के जो 24 सदस्य थे, कितने थे? सॉरी 15। 15 की संख्या बढ़ा करके 24 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 15 से 24 कर दी गई। ठीक है। और अब इनको बजट के साथ साथ जनरल प्रशासन पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देख लो, काउंसिल मेंबर अथराइज टू आस्क क्वेश्चन। परिषद के सदस्यों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया, जो बजट से भी हो सकता था और जनरल सामान्य प्रशासन से हो सकता था। जनरल जनरल बजट। पूछने का अधिकार दे दिया गया। और यहाँ एक चीज और किया गया। ठीक है। इलेक्शन सिस्टम को सेंट्रल लेवल पर पहली बार प्रमोट नहीं किया गया, लागू कर दिया गया। इंडिया काउंसिल के जो 24 सदस्य हैं, इसमें 18 सदस्य, मेजोरिटी तो किसकी रखी गई? नॉमिनेटेड मेंबर की। इन 6 सदस्यों का चुनाव होगा। कितने का होगा? और 6 सदस्यों का चुनाव कहां से होगा? प्रोविंस से, प्रांतों से होगा। ये समझे कैसे होगा? इस इलेक्शन सिस्टम को ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। देखिए, टोटल सदस्य कितने हो गए? 24। मेजोरिटी किसकी होगी? नॉमिनेटेड की। नॉमिनेशन कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी, वायसराय की सलाह से। और 6 सदस्य क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। और जो ये इलेक्टेड मेंबर होंगे, इसमें 50% भारतीय होंगे। कितने? 3 मेंबर भारतीय होंगे। और जो इलेक्शन होगा, वो प्रांतों का शासन कौन करेगा? गवर्नर। और गवर्नर को सलाह देने के लिए गवर्निंग काउंसिल होगी। हम्म? तो एक चीज ध्यान देना, जो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आगे का जो रिफॉर्म है इसी से संबंधित है। गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर हैं, इसका चुनाव तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल करेगी। कोई समस्या तो नहीं? और गवर्निंग काउंसिल जो है, ये इंडिया काउंसिल के 6 सदस्यों का चुनाव करेगी। क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? यानी चुनाव की एक पूरी व्यवस्था बन गई। टैक्स पेई लोग, बोनाफाइड लोग किसका चुनाव करेंगे? लोकल सेल्फ काउंसिल। ये तो लोकल लेवल पर, जिले लेवल पर हो गई। और स्टेट लेवल पर क्या हो गई? गवर्निंग काउंसिल ही गवर्नर का है, इसका चुनाव ये लोग करेंगे। हम्म? और टॉप पर कौन हो गया? इंडिया काउंसिल। और इंडिया काउंसिल के 6 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? गवर्निंग काउंसिल के सदस्य करेंगे। कोई समस्या तो नहीं? अब इलेक्शन सिस्टम लागू हो गया नहीं हो गया? इंडियनाइजेशन सिस्टम का हो गया नहीं हो गया? भारतीयकरण शुरू हो गया? भारतीयकरण शुरू हो गया नहीं हो गया? लेकिन अभी ध्यान दीजिए, ये ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार और वीटो करने का अधिकार गवर्नर वायसराय के पास एज इट इज बना रहा। वीटो और ऑर्डिनेंस दोनों का अधिकार एज इट इज बना रहा। नहीं समझे? तो भाई पावर कहाँ आया? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी क्या? अभी भी समस्या क्या थी? ना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय इंडिया काउंसिल से बनती, डिपेंडेंट थे नहीं थे। जैसे आज आपका जो कैबिनेट है, वो पार्लियामेंट का पार्ट है कि नहीं है? है ना? लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं कि नहीं है? मंत्री, प्रधानमंत्री। लेकिन वहाँ भारत सचिव और जो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, क्या वो उसके पार्ट थे क्या? क्या उसके प्रति क्वेश्चन पूछने का अधिकार तो
था, लेकिन जवाब देना या ना देना, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते थे लेकिन जवाब देना या ना देना, इट मीन्स दैट अभी भी पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार नहीं आ रही है। अगली इंपॉर्टेंट, इलेक्शन सिस्टम जो था ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और यहाँ पर आम जनता का कोई राइट्स नहीं था। आगे बढ़े, 1892 का उधार समझ में आ गई बात। इंडिया काउंसिल का विस्तार किया गया, विस्तार करके 15 सदस्यों की जगह पे 24 सदस्य हो गए, लेकिन अभी भी 18 सदस्य जो थे वो क्या थे, नॉमिनेटेड थे, और जो 6 सदस्य थे वो क्या थे, इलेक्टेड थे, जिसमें से 50% सीट भारतीयों के लिए। तो वैसे देखा जाए तो कितने अंग्रेज आ गए, 18 3 21, 3 ही तो भारतीय आए हैं? और 3 भारतीय अगर आए तो ऑब्वियस है वो चुने कैसे जाएंगे, उसी भारतीयों को चुना जाएगा जिसको ब्रिटिश सरकार चाहेगी। बहुत क्लियर है, तो समस्या तो नहीं। 1892 समझ में आ गया। अब आप देखें, जैसे ही रिफॉर्म आया, ठीक है, तैसे कांग्रेस के अंदर 2 दल बन गए, उदारवादी और नरमपंथी, और गर्मपंथी, नरम और गर्म, ठीक है, कोल्ड और हॉट, लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे मान लो आप। तिलक वगैरह ने क्या कहा, तिलक ने कहा कि दिस इज नॉट स्वराज। स्वराज का मतलब होता है जहां शासन प्रशासन भारतीय करें। बात समझ आ गई नहीं आई, कि जहां शासन और प्रशासन कौन करे, भारतीय करें, उसको स्वराज कहेंगे। तिलक का नारा क्या था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज आवर बर्थ राइट। तिलक वगैरह सब कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, बट कांग्रेस में, ठीक है, फिरोज शाह मेहता वगैरह काफी उदारवादी थे। वो कहते थे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन भारत में एक वरदान है, ये हमें वास्तव में एक बढ़िया सिस्टम देने आए हैं, और जैसे जैसे हमारी क्षमताओं का विकास होगा तैसे तैसे हमारे लिए सुधार करेंगे। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये गलत है। जिस स्वराज की बात जब हमने डिमांड किया था कि भारतीय व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाए, उत्तरदायी बनाया जाए, तो क्या 1892 के अधिनियम से आया क्या, नहीं आया ना। और इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर रहते हुए 1892 के अधिनियम का विरोध किया, 92 के अधिनियम का विरोध किया। तो कांग्रेस 2 भागों में बट गई, उदारवादी और गर्मपंथी, और गर्मपंथी, कोल्ड एंड हॉट। जब ये बन गए तो स्थिति ये हुई कि गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव सब मनाए जाने लगे, और गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव मनाने के बाद गणपति किस धर्म से संबंधित है, तो धर्म से है। और अगर आप उनको राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाओगे तो इस बात को बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि मुसलमान इस देश में पराए हैं। तो वास्तव में जो गर्मपंथियों ने रणनीति अपनाई स्वराज को प्राप्त करने की, भारतीय त्योहार और प्रतीकों को ज्यादा हाईलाइट करना, इसका परिणाम यह आया कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ने लग गई। अभी समझ में आ गई बात, नहीं आई, बिल्कुल। हाँ, एग्जाम्पल है शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव। शिवाजी और अफजल खान में युद्ध हुआ था, अफजल खान को शिवाजी ने मार दिया था, उसको हाईलाइट किया इन्होंने। जैसे मुसलमानों में क्या गया, तो भाई हमारे जो हीरो हैं उनको अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस में। और ये गणेश उत्सव की बात करते हैं जो प्योर हिंदू हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में हिंदू राष्ट्र, कांग्रेस हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रही है, ठीक है। और अगर कांग्रेस हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रही है तो भाई हम भी तो 40% मुसलमान हैं, हमारा क्या होगा। तो कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम थे उन्होंने 2 भागों में बट गए। उदारवादी लोग तो ये कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं है, राष्ट्रवाद को आने दो जैसे मर्जी है, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने कहा कि तिलक वगैरह को इस पार्टी से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये लोग
भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। आगे समझ में आगे बात नहीं आई? शिवाजी किसी के हीरो हो सकते हैं, लेकिन उस समय कम से कम हिंदुत्व के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन उस समय कम से कम सांप्रदायिकता के विकास में उनकी भूमिका को रेखांकित किया गया। तिलक की बात करें हम, ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, इसके बाद आता है 1902 में किसका शासन था? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, बताइए। बंगाल विभाजन किसने किया था? करजन। किसका शासन आया? 1902 से 1905 तक करजन का शासन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासन था इंडिया में। करजन है ना? करजन का पहला रिफॉर्म था कि करजन ने रेलवे का जबरदस्त विकास किया। ठीक है, रेलवे का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में हुआ? इसने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना कर दी। देखना पड़ेगा, क्योंकि करजन का शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सारे सुधार हुए हैं। रेलवे का विकास, और इसने तिलक की गलतियों का फायदा उठाया, और इसने भारतीय इंडियन मोन्यूमेंट्स एक्ट पास कर दिया। हाँ, भारतीय धरोहर अधिनियम बोलते हैं इसको। और जितने भी हिस्टोरिकल हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी थे, उसको सरकार ने कंट्रोल कर लिया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर दिया इसने, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियम इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। और यूनिवर्सिटी का हेड किसको बनाया गया? वाइस चांसलर को। और सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन हो गया? वाइस राय। और वाइस काउंसलर को सलाह देने के लिए सीनेट बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। लिख लो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या है कि वाइस राय जो है वो क्या हो गया? चांसलर हो गया। आज यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? स्टेट की है तो गवर्नर है, और सेंटर की है तो राष्ट्रपति है। ये है ना? तो ये व्यवस्था कब से आई? तभी से आई, अर्जन के समय से आई। और वाइस काउंसलर को सलाह देने के लिए बनाया गया सीनेट। बनाया गया सीनेट। आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं वहां सीनेट है, नहीं है? है ना? तो सीनेट के जो मेंबर होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा? वाइस राय। वाइस राय। तो वाइस चांसलर की भी नियुक्ति वाइस राय कर रहा है, और सीनेट के मेंबर्स की कर रहा है। इट मीन्स दैट भारतीय विश्वविद्यालयों पर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल, ठीक है। और जो पुरातत्व थे, सबका संरक्षण का अधिकार किसके हाथ में आ गया? ठीक है, करजन ने फिर प्रशासनिक सुधार किया। क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया। और उन्होंने ये कहा कि उस समय, देखिए आप इसको समझें, बंगाल जो था उस समय दो तरह के थे, बंगला, असमी, उड़िया और हिंदी। ठीक है, असम वाला हिस्सा क्या बोला जाता था? असमी। और उसके नीचे वाला हिस्सा जो था बंगला, बांग्लादेश और बंगाल। और ये बिहार था जहाँ हिंदी बोली जाती थी, और ये उड़ीसा था जहाँ पर उड़िया बोली। ये चारों किस में थे? बंगाल में थे। उसने कहा कि इट इज टू लार्ज, बंगाल बहुत बड़ा है और इसका शासन करना, इसको कई सारे प्रांतों में तोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? ब्रेक इन वेरियस प्रोविंस, दो तरह का विभाजन किया जाएगा। उसने कहा कि दिस इज प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टीशन, ये प्रशासनिक विभाजन है। देख लो इस बात को, पार्टीशन ऑफ बंगाल इज प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव division because small province
उसने कहा कि बंगाल का विभाजन पूरी तरह से प्रशासनिक विभाजन है, और इस प्रशासनिक विभाजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटे राज्य जो होते हैं ना, वो प्रशासन के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, ये समझे। स्मॉलेस्ट स्टेट इज मच इफेक्टिव देन लार्जर, ठीक है, यही बात उसने बोली। लेकिन वास्तव में उसने हिडन एजेंडा क्या था उनका, बंगाल में नेस्लेज को खत्म कर देना, क्या था हिडन एजेंडा, नेस्लेज को खत्म करना था। कैसे खत्म करना था, अगर सभी भाषाओं को सभी धर्मों को जोड़ दो तो क्या बनता है, राष्ट्र। और अगर भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर बांट दो तो डिवीजन। इसने दो तरह का विभाजन किया, एक तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। क्या, ये धार्मिक विभाजन था, क्या था, क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी में थे, और वेस्ट बंगाल में बिहार और उड़ीसा में कौन मेजोरिटी में थे, हिंदू। और असम और बंगाल में कौन, बांग्लादेश और बंगाल में कौन था, मुस्लिम। तो इसने क्या किया, ईस्ट और वेस्ट बंगाल में विभाजन किया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। दिस वाज द बेस ऑफ रिलीजन, ये धार्मिक विभाजन था, क्या था, धार्मिक विभाजन था, कि हम मिक्स ना करें, हम राष्ट्रवाद को ही बांट दें इनके। समझने में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़े। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली लॉर्ड कर्जन जो था कंजर्वेटिव था, और तिलक वगैरह की गलतियों से लॉर्ड कर्जन ने भारत में वो काम करना शुरू कर दिया कि फिर से इन्होंने डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। समझ आ गई, ये बात नहीं आई, डिवाइड एंड रूल को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने यही बात कहा कि देखिए, भारत में राष्ट्रवाद जो है सभी भाषाओं को सभी धर्मों को जोड़ के बनता है, तो हिंदू मुसलमान को अलग कर दो। बोलो क्या, ये प्रशासनिक विभाजन है, लेकिन भाषा में विभाजन क्या हो, धार्मिक कर दो। ईस्ट बंगाल और फिर एक काम और करो, अब ईस्ट बंगाल के भी दो भाग कर दो, असमी को बंगला से अलग कर दो, और हिंदी को उड़िया से अलग कर दो, ये समझे आप। तो एक प्रोविंस आ गया उड़ीसा, एक प्रोविंस आ गया बिहार, एक प्रोविंस आ गया असम, एक प्रोविंस आ गया बंगाल। ना ना ना, उसी समय हो गया था, नहीं नहीं उसी समय हुआ था। अरे भाई आप अभी इसको ऐसे पढ़िए, मैं बताऊंगा। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, ठीक है। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको 11 में रद्द कर दिया गया था, तो फिर उड़ीसा बंगाल का पार्ट हो गया था, नहीं समझे आप। उड़ीसा बंगाल का पार्ट था, बंगाल बहुत बड़ा पार्ट था। उड़ीसा कभी, आप आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक तो धार्मिक विभाजन किया और एक भाषाई विभाजन किया। ये 5-6 साल तक बना रहा है, इसके बाद इसको रद्द कर दिया गया। फिर 1911 में क्यों रद्द किया गया बताऊंगा मैं इसको।